Now we are going to discuss the articles that were published in the Hindu newspaper. Now, first important article is here, when two is too little. It is in context to what is happening in China. What happened is that China has recently, like China's population norms serve as a warning for India. That's another article that I will mention here. What China has done is on Monday, this Monday, that they have come up with three-child policy norm. So previously they had a one-child policy norm which they had brought forward in 1979, which they amended in 2015, and now they have brought this another policy. They call it three-child policy, right? So now why this is happening, right? Especially when in countries like India, people are demanding about population control and everything. We normally hear trends going out that there should be some restrictions on population. So why is China doing it? The reason for that is that China's population is aging, and because they firstly brought this norm of restricting that population in 1979. उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी 79 में, और उसकी वजह से उनका जो फर्टिलिटी रेट फेल फ्रॉम 2.75, ठीक है, 2.75 जो थी वो अब हो गई 1.69, यानी वो 1.7 भी नहीं है, यानी या फिर आप कह सकते हैं 2 बच्चे से कम. तो इस वजह, तो उसमें वो सक्सेसफुल तो हुए, लेकिन उसकी वजह से उनकी सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स और डेमोग्राफिक चेंज वगैरह हुआ है. अब उसकी वजह से हुआ ये कि उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से एज हो रही है, 60 साल के ऊपर है बहुत सारी उम्र के लोग. सो ये सब प्रॉब्लम्स उनको फेस आउट करनी पड़ी. द लेटेस्ट डेटा ये कहता है कि in 2020 the data says that only 1.2 crore people child were born in China, ठीक है, 1. तो वो उनकी उम्मीद से कम है बेसिकली. अगर ऐसा होगा तो फिर वो रिप्लेसमेंट रेट जो होता है उसे वो मैच नहीं खाएगा, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम उनको आने वाले सालों में होगी कि उनके पास वर्किंग पॉपुलेशन नहीं होगी, एंड दे विल नीड मोर फंड्स बेसिकली फॉर द एजिंग पॉपुलेशन, राइट. तो इन सब चीज़ों की वजह से उन्होंने थ्री चाइल्ड पॉलिसी अपनाया. अब वो इसमें ये भी देखना चाहिए कि अब उनको बहुत कुछ इसमें करना पड़ेगा और इंसेंटिव वाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा. ये आर्टिकल कहता है कि क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा सा उसको पुत्र मोह होता है कि लड़का हो लड़की ना हो, तो वहाँ पे भी ऐसा ही है कि वहाँ पे अगर कभी लड़की हो गई तो उसको मार दिया, या फिर फोर्स स्टरलाइजेशन या फोर्स अबॉर्शंस, ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, अदर अब्यूजेस वगैरह भी. तो पहला चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों की लाइफ स्टाइल हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, लाइक दे हैव बीन लिविंग विद दिस वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो अब एकदम से वो 2 चाइल्ड पॉलिसी या 3 चाइल्ड पॉलिसी में शिफ्ट होना आसान नहीं है उनके लिए. और एक और बात इसमें उन्होंने कहा कि लॉ तो उन्होंने ला दिया है, लेकिन लोग इसको इतनी आसानी से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. पीपल फॉलो करते हैं, तो आप किसी से कह दीजिए कि आप 3 बच्चे पैदा करिए, 4 बच्चे पैदा करिए, 5 बच्चे पैदा करिए, आसान नहीं है. स्पेशली एजुकेटेड पीपल जो बहुत ही टाइट बजट पे अपनी फैमिली चलाते हैं वगैरह वगैरह, तो उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, इंडिविजुअलिज्म उसमें उनमें आ चुका है, और इन सब वजह से इतना आसान नहीं होगा, राइट. सेम प्रॉब्लम जापान में भी हमें फेस करनी पड़ी थी इन लोगों को. तो ऐसा है. तो ऑल दिस दे बेसिकली आर सेइंग दैट इज व्हाट हियर आर्टिकल आल्सो सेज, चाइना's population norm serve as a warning for India as well. कि यहाँ पे भी अक्सर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि कानून लाइए, स्ट्रिक्ट मेजर्स लाइए, जिसकी वजह से लोगों को पेनलाइज करिए या फाइन दीजिए, फाइन इम्पोज करिए, है ना. तो और अभी हाल में लक्षद्वीप में भी एक दे हैव बीन लॉट ऑफ अमेंड ड्राफ्ट आया है हालांकि, तो उसमें भी 2 चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म की बात की जाती. तो वो यही बात कही जा रही कि causative actions cannot lead you anywhere. Director of Population Council of India, that if we also partake to same measure, we will experience that is what is happening in China 30 to 40 years from here, right. Next article, it is here. It is on child labor, which is increasing in India because of the pandemic, because more and more students have not been able to go to their schools, right, and their individual families are facing hardships in context of personal economies. पैसा वैसा कम है, तो उन्होंने अपने बच्चों वगैरह को भेजना स्टार्ट कर दिया काम पे. तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी, और यहाँ पे एक बार डेटा बहुत सारा दिया गया है. तो बताया जाता है कि 2001 से 10 तक का जो डेटा, 11 तक का जो सेंसस में पता चलता है कि उसमें चाइल्ड लेबर में डिक्रीमेंट हुआ था, राइट, बिकॉज ऑफ द राइट पॉलिसीज, मनरेगा या उसमें जो मिड डे मील था, है ना. और इन वजहों से चाइल्ड पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स डिक्रीज हुआ था. लाइक 2011 10 मिलियन वर्किंग चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप, ठीक है, 1 करोड़ के आसपास, यानी कि इतने लोग एंगेज्ड हैं वर्क में, और उसमें से 8 मिलियन आर इन रूरल एरियाज. ओके,
engaged in cultivators, right? मतलब ज़्यादातर रूरल एरियाज में, और ये सही भी है, वी नो दिस अदरवाइज ऑल्सो. सो क्योंकि उनको कल्टिवेटर्स या एग्रीकल्चर लेबर्स में उनको एंग्रॉस कर दिया जाता है, राइट? अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है कि नॉट ओनली चाइल्ड लेबर है, उसमें हेजाल्डस जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी बच्चों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि उसमें, और वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 50% ऑफ द वर्कफोर्स. अगर यानी 15% कहीं पर है ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो वो 7.5% से ज़्यादा, मतलब उसका हाफ हेजाल्डस एक्टिविटीज़ में एनरोल होते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी अनएथिकल ऑल्सो. तो इसमें दो इंडिया का जो स्टैंड है वो यही है कि वी आर कमिटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ 8 विच सेज की एलिमिनेशन किया जाएगा और चाइल्ड लेबर. आगे इसमें बताया गया कि स्कूल ड्रॉप आउट इंक्रीज हुआ इंडिया में क्योंकि एक्सेस टू इंटरनेट इज वेरी लेस एंड डिजिटल डिवाइड है वहाँ इंडिया में इस समय, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं अफोर्ड ऑल दिस, बट जिनके पास पैसा नहीं है भाई, और तो दे कैन नॉट अफोर्ड ऑल दिस, राइट? तो डिजिटल डिवाइड है. 25% पीपल इन अर्बन एरियाज, ये डेटा इसमें बहुत गिवन है, तो जो काम का डेटा है सिर्फ हमें वो उठाना है. 25% ऑफ द CMI और NSS का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो वी कैन कोट दैट इन आवर एसेज. 25% ऑलमोस्ट, जो ये 2 दिन पहले भी पब्लिश हुआ था, 25% ऑफ द पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज के पास नेट एक्सेसिबिलिटी एंड 7% ऑफ द रूरल एरिया population has accessibility to internet, right? So all this is very less. We need to take some steps also. They are saying towards the end that जो civil societies हैं, labor unions हैं, local communities हैं, community participation से हमें बच्चों तक पहुंचने की ज़रूरत है. और otherwise भी we need to do like जो इंडिया जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं उनको थोड़ा ऑटोनॉमी पावर दी जाए, तो फिर मे बी दे कैन ब्रिंग सम चेंजेस. नाउ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव रेड दिस. इसमें कुछ फैक्ट्स फिगर्स नहीं है, बट इसमें बस यही बात की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने हाल में एक ट्वीट किया था बहुत पूर्णिमा में कि अब आने वाले समय में दीज टर्म्स विल बी यूज, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड. कि प्री, इनकी एग्जाम्पल के तौर पर प्री कोविड दिस वॉज हैपनिंग एंड नाउ पोस्ट कोविड थिंग्स हैव चेंज, समथिंग लाइक दैट. तो ये टर्म बहुत यूज होगा. तो सेम थिंग विल हैपन ऑन डिप्लोमेसी एज वेल, राइट? दैट इज व्हाट दे से कोविड डिप्लोमेसी 2.0, राइट? हाउ कोविड विल चेंज द डिप्लोमेसी, ओके? एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, लाइक हेल्थ क्राइसिस की वजह से बहुत कुछ अब चेंज आने आएगा. जो वैक्सीन की जो मारामारी चल रही है कि लाइक रिच कंट्रीज लाइक USA हैव ऑर्डर्ड मोर वैक्सीन एज कम्पेयर टू, उन्होंने बहुत स्टॉक इकट्ठा कर लिया है कि उनकी जितनी पॉपुलेशन यूज होगा उनके पास इसमें वैक्सीन है, तो उसकी वजह से वो पूरी दुनिया में शॉर्टेज वगैरह हो गई है, जैसे इंडिया में भी शॉर्टेज है. तो पेटेंट्स, डिप्लोमेटिक फॉल आउट, राइट? इस पर इंडिया ने भी सवाल उठाए कि पेटेंट्स वगैरह को इस समय हटा देना चाहिए. तो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी एज यू कैन सी. ट्रेसिंग वायरस पाथ्स, राइट? ये बहुत न्यूज में कि एक परसेप्शन है कई लोगों में कि, एंड दिस इज मेकिंग द न्यूज ऑल्सो, कि ये जो वायरस है इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम वुहान, राइट? इसमें यह भी कहा जाता है कि WHO ने ये जो रिसर्च की है इसमें 4 पॉसिबिलिटीज हैं कहाँ से इस ओरिजिन ऑफ वायरस हुआ है. सो 4 पॉसिबिलिटीज, अब उसका ओरिजिन पता होना जरूरी है सो दैट वी कैन फाइंड आउट द क्योर, ठीक है? हर चीज़ का समस्या उसके ओरिजिन से निकल के आता है, राइट? तो इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दुराई नहीं है, बट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से थोड़ा दूर रहने की जरूरत है. और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि WHO हैज कंक्लूडेड दैट ये जो 4th पॉसिबिलिटी है कि जो बताया जा रहा है कि लेबोरेटरी इंसिडेंट से ऐसा हुआ है, तो ऐसा उम्मीद नहीं है, WHO ने ऐसे कहा है. सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन हियर. रेगुलेशंस वगैरह में वही चीज़ कि लाइक इंडिया वुड बी हैज गॉट इट स्पॉट इन UN सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर, और पोजीशन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हर्षवर्धन सर हेड हैं उस समय. तो इंडिया का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं, कैसे काम होगा देखने की ज़रूरत है. Then this is one article on FDI inflows, and this is economy toolkit revealed, deals with GS paper 3 economy, right? Not very important, but what I will say in this, they have said that RBI has played its part and it is a very important body, right? But अब उनको जितना करना था वो कर चुके हैं. जैसे like RBI ने अभी हाल में वो दिया है RBI's annual report of 2020-2021, which the writer says is, मतलब अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं ट्रांसपेरेंट है, बट कहते हैं कि, और RBI का यहाँ पे एक PT का क्वेश्चन ये होता है कि NSSO हमारे देश में डेटा कलेक्ट करता है, इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन उसको कैलकुलेशन वगैरह करता है, रिलीज RBI करता है. तो RBI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मॉनिटरी पॉलिसीज वगैरह चेंजेस RBI करता है, राइट? तो उन्होंने बहुत कुछ किया 1 सालों में. रेपो रेट कम कर दिया ताकि लोग लोन लें. रेपो रेट इज अ रेट जो RBI लोन देता है, तो वो रेट को ही रेपो रेट कहते हैं. तो उसको उन्होंने बहुत कम कर दिया ताकि लोग बैंक से लोन लें, इन्वेस्टमेंट बढ़े, लेकिन बहुत कुछ ऐसा हुआ नहीं है.
तो यही एंड में कहा जाता है कि विथ मॉनेटरी पॉलिसी हैविंग रन इट्स कोर्स, ठीक है, बैंक ने अपना काम कर दिया, फिजिकल पॉलिसी अलोन कैन स्पॉल द इकोनॉमी, विच मीन्स द गवर्नमेंट नाउ हैज टू मेक सम फिजिकल चेंजेस, यानी कि उसका बोलना ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज टू इंक्रीज इट स्पेंडिंग, बेसिकली वो स्पेंड जब करेंगे तो फिर लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लिक्विड्स विल इंक्रीज विच विल increase the liquidity. All these terms have been discussed in economy if you have read NCERT and all. तो इन्फ्लेशन चैप्टर में सब आपको मिल जाएगा. तो लिक्विड्स बढ़ते हैं तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली आपका परचेजिंग पावर बढ़ता है. ये उसी तरह की अगर आप मुझे पैसा मेरे हाथ में देंगे तो मैं उसको खर्च करूंगा, यानी मेरी लिक्विडिटी इंक्रीज होती है पूरे देश में, पैसा सर्कुलेट करेगा और उससे परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है. तो ये बहुत इफेक्टिव वे होता है कि गवर्नमेंट खुद स्पेंड करे अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है. तो ये है, ये थोड़ा सा ओपिनियटेड मैटर है, बट चूज इट वेरी वाइजली कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है. बट दिस इज व्हाट रिटन. एफडीआई फॉर सर्च की बात कहिए, हाल में एक प्रेस रिलीज हुआ था, उसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि एफडीआई इनफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है, 10% इंक्रीमेंट हुआ है, $81.7 बिलियन, राइट. तो 10% इंक्रीमेंट है वाकई में, और प्रेस रिपोर्ट अप्रिशिएट करता है, कहता है कि ये सब हमारे एक्शन की वजह से हुआ है. इसमें लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑन द, मतलब दे हैव टेकन सम पॉलिसी डिसीजंस ड्यू टू विच लाइक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉरेन डायरेक्ट एफडीआई पॉलिसी रिफॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन वगैरह वगैरह, इसकी वजह से इट हैज इंक्रीज. बट द राइटर मिस्टर नागराज सेज दैट ये सब हाफ स्टोरी है. नेट इन्वेस्टमेंट, नेट एफडीआई सही में उतना है, मतलब मोर और लेस सेम ही है. तो यू कैन सी दिस येलो ग्राफ, आप देख सकते हैं 2013 से ऑलमोस्ट बराबर ही है. ये कोई बड़ा सर्ज नहीं है, मतलब जैसे कि हम वेव देखते हैं ना, कोविड वेव, सेकेंड वेव चल रही है, तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस एकदम से ऊपर जब चले जाते हैं ना, तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड. तो ऐसा कोई वेव तो है नहीं. दिस इज व्हाट द राइटर सेज. तो इसका रीजन ये बताते हैं, एक्चुअली में इंक्रीमेंट हुआ जरूर है, बट वो कहते हैं नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या उसको आगे चल के वो कहते हैं कि मतलब नेट एफडीआई इज मोर एंड लेस सेम, राइट. एंड इट हैज, उसका एक प्रोपोनेंट होता है विच इज कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ओके, सो this has actually increased, right. वो गया स्टॉक्स में, and that is why वो जो स्टॉक का इंक्रीमेंट, जो जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एक साल पहले ऑलमोस्ट 26,000 था, वो आज डबल है, 52,000 पॉइंट्स के आसपास. ऐसा कभी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा है. तो दिस इज व्हाट ही सेड. बट एट द सेम टाइम लाइक उन्होंने बॉम्बे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, दे विल टेक द मनी एज सून एज दे गेट द डिविडेंड. यानी वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, उससे कोई फैक्ट्री सेटअप नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है. तो उन्होंने यही बात कह रहे हैं कि देन वन लास्ट आर्टिकल, दिस फेटल वॉर ऑन ट्रांसपेरेंसी, बेसिकली इट सेज दैट ट्रांसपेरेंसी इज लैकिंग, लाइक द गवर्नमेंट शुड बी ट्रांसपेरेंट इन व्हाट और हाउ दे आर डीलिंग विद दिस कोविड, लाइक, राइट. ऑल द डेटा शुड बी इन द पब्लिक डोमेन, वो नहीं रिवील हो रहा है. और उन्होंने कहा कि इवन आरटीआई दायर करो तो इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही. लाइक इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि in August 2020, National Expert Group on Vaccination Administration for COVID-19 NEGVAC was established, जो basically plan या administer करेगा how the vaccine would be rolled out and administered and all those things. तो उसके कंटेक्स्ट में जब उनसे आरटीआई दायर करके इन्फॉर्मेशन मांगी गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. बेसिकली उन्होंने कुछ ना कुछ आर्बिट्ररी आंसर दे देते हैं, कहते हैं कि पब्लिक इज दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द पब्लिक डोमेन, या कुछ आर्बिट्ररी आंसर. तो यही कहते हैं कि इतना ट्रांसपेरेंसी इज नॉट गुड. ऑफिशियल सेक्रेसी और ये सबको क्रिटिसाइज करते हैं कि जब इंफॉर्मेशन बेसिकली बाहर आती है तो लोग बेसिकली पॉलिसीज फ्रेम आउट करने में, स्पेशली इन डेमोक्रेसीज वे सिविल सोसाइटीज एंड इंडिविजुअल्स आल्सो प्ले अ वेरी बिग पार्ट, तो उसमें आसानी होती है. वो तो कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए, जो भी हो रहा है बताइए ना क्या दिक्कत है. तो उसमें फिर आखिर में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर अ सो मोटो प्रपोजल जिससे वो ये सब करें. So this is it. Thank you.